हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पीएससीबी प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 जनवरी में जो होने वाले हैं उसका हम एक सैम्पल पर सॉल्व कर रहे हैं। ये पीएससीबी की तरफ से प्री बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपलोड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह का हमारा फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। जिस अकॉर्डिंग इसमें नंबरिंग सिस्टम और क्वेश्चन दिखाए गए हैं, सेम उसी तरह के आपने प्रिपरेशन करनी है फाइनल एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम ये प्री बोर्ड एग्जाम सैम्पल पर सॉल्व कर लेते हैं। ये सैम्पल पर आपको पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको पंजाबी में और हिंदी में और इंग्लिश में तीनों ही लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए हमारा 1 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम ये 32 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने वाले हैं और अपने 32 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर ए की वीडियो के बाद हम पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर डी भी अपलोड करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पर। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा गया है 1/-1/7 का गुणात्मक उल्ट 10 इट मीन्स व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/7। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। याद रखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें -1/7 लिखा हुआ है, हम उसको उल्टा करके लिखेंगे 7 ऊपर और -1 नीचे लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर ऑप्शन में आपको ये आंसर दिख रहा है तो आप इस आंसर को टिक करेंगे। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो चलिए बताते हैं कैसा आपको देखने को और मिल सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन देखा है 1/7, तो ये बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन है 7, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन -7, इसको अभी हम होल्ड रखते हैं। और यहाँ पर 7/-2, तो -2 तो आने का सवाल ही नहीं है। याद रखिए, डिनोमीटर में -1 नहीं होता है, माइनस हमेशा डिनोमीटर में नहीं होता है। माइनस को हम नोमीटर के ऊपर पास करते हैं। इट मीन्स अगर ये माइनस को मैं ऊपर लगा दूं तो -7/1 और 1 नीचे लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। कुल मिलाकर -7 इज अ राइट आंसर, तो सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, what number should be add to -3/2 get a 0। हमें कहा गया है कि -3/2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले। तो क्या ऐड करें, हमने क्या किया, x नंबर वो थिंक कर लिया है कि हम x ऐड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा -3/2 प्लस x इक्वल्स टू में 0। हमें इक्वल्स टू में 0 चाहिए। फिर हमने क्या किया, ये वाली मैथ की टर्म है और 0 भी हमारा मैथ की ही टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि ये -3/2 अब यहाँ होके +/3/2 बन जाएगा। देखिए 0 + 3/2। अब 0 में 3/2 ऐड कर लूँ या हम इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, 3/2 में 0 ऐड कर लो या 0 में 3/2 ऐड कर लो, बात एक ही है। आंसर 3/2। तो x हमारा वो नंबर है, अगर मैं -3/2 में 3/2 ऐड कर दूँ तो रिजल्टन 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंग 3/2 इज अ राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो बी इज अ राइट आंसर। चलिए ओके फ्रेंड्स, बी को आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। याद रखिए, हमें बोला गया है वन वेरिएबल की पावर कितनी होती है। तो वन वेरिएबल क्या होते हैं, वन वेरिएबल में हमारे पास ऐसी टर्म बनेगी जैसे 5x मिल सकता है, 5x+ मिल सकता है, तो इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1। ओके फ्रेंड्स, x की पावर कितनी है, 1। ऐसी हमारे पास कोई और टर्म मिल जाती है, 7y लिखा हो सकता है। ये हमारा क्या है, वन वेरिएबल काउंट होता है जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट आता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसकी पावर क्या होती है, 1। तो 1 इज़ अ राइट आंसर। देखते हैं 1 हमारा कहाँ लिखा हुआ है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। ए पे हमारा 1 लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। हमें कहा गया है कि हम एक पेंटागन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। एक्सटीरियर एंगल, पेंटागन की 5 साइडें होती हैं। चलिए मैं एक पेंटागन ड्रॉ करता हूं, कुछ ऐसा पेंटागन होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा पेंटागन। इनके बोला गया है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से काउंट होगा, एक यहाँ काउंट होगा, एक यहाँ काउंट होगा, एक इधर बनाते हैं, एक यहाँ काउंट होगा,
फिर यहाँ बनाते हैं, यहाँ काउंट होगा, फिर इसको ऐसे बनाते हैं यहाँ। तो देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों बाहर वाले एंगल हैं, इनका सम ऑफ कितना होगा 360। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए किसी भी फिगर का अगर आपको एक्सटीरियर निकालने को कहा गया है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो आप लिख लीजिएगा 360, आंसर हमारा वो राइट होता है। ओके फ्रेंड्स, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल काउंट करना हो तो उसका सम ऑफ 360 होता है, तो इस अकॉर्डिंग सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, जी को ग्रीन से डिनोट किया गया है, ग्रीन एप्पल फ्रॉम द गिवन फिगर। हमें यहाँ पर फिगर बना के दी हुई है, देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। जिनमें जी लिखा हुआ है वो हमारा ग्रीन एप्पल है, जिनमें आर लिखा हुआ है वो हमारा रेड एप्पल है, और हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्रीन एप्पल की। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, एप्पल काउंट कर लीजिए कितने ग्रीन हैं, आप इसमें भी काउंट कर लीजिए या इसमें काउंट कर लीजिए, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए हमारे पास ग्रीन कहाँ है, एक ग्रीन ये रहा, दूसरा ग्रीन ये रहा, तीसरा ग्रीन ये रहा, कुल मिला के 3 ग्रीन है। और टोटल एप्पल कितने हैं, तो 3 इधर है 3 इधर है, एक ये 7 एप्पल हैं, जिनमें 3 हमारे पास ग्रीन है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन एप्पल। तो कितने ग्रीन है 3, टोटल कितने हैं 7, तो 3/7 इज अ राइट आंसर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी ग्रीन एप्पल की। चलिए देखते हैं 3/7 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए जरा, ए इज अ राइट आंसर, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/7। ओके फ्रेंड्स, 3/7 हमारा आंसर आया हुआ था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया है हाउ मैनी जीरो विल देयर बी अ स्क्वायर ऑफ नंबर 50। हमें कहा गया अगर हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ जीरो आएगी। तो स्क्वायर करते हैं हम, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 50 का स्क्वायर करने का मतलब 50 इंटू 50, 50 को 50 से गुना करना है, तो हमारे पास आएगा 2500। अब देखिए इसमें कितने जीरो आ रही हैं, तो 2 जीरो आ रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2, 2 इज़ अ राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, तो ए इज़ अ राइट आंसर, ये रहा 2। ओके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है व्हाट इज द यूनिट नंबर ऑफ क्यूब ऑफ द नंबर 5227। हमें कहा गया है कि अगर हम यहाँ पर 5227 का, पहले तो बताइए 5227 का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट मतलब पहला डिजिट 7 है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब हमें इस 7 का क्यूब करना है, तो हमने लिखा क्यूब ऑफ 7, मतलब 7 इंटू 7, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब में हम 3 बार ओपन करते हैं, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 343, इट मीन्स 343। तो पहला डिजिट क्या है इसका 3 है, तो 3 इज अ राइट आंसर। देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, तो ये रहा बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, फिर रिपीट करते हैं क्या कहा था क्वेश्चन में, हमें कहा गया था व्हाट इज द यूनिट नंबर ऑफ अ क्यूब ऑफ नंबर 5227। हमें ये क्यूब नंबर दे रखा है और कहा गया है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने लास्ट डिजिट को उठाना है, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्टन आएगा उसका फर्स्ट डिजिट क्या है, तो वो हमने बताना है, वो हमारा 3 है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कन्वर्ट 2:5 इन 2:5 टू अ परसेंटेज। हमें कहा गया है कन्वर्ट करना है 2 और 5 को परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज के लिए इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। रेशो को हम 2:5 दिया हुआ था, हमने क्या किया उसको अपॉन में लिख लिया, पहले तो 2/5 लिख लिया और इक्वल टू में 100% लगा लिया। अब हम क्या करेंगे 5 से 100 को कट करेंगे, क्योंकि 5 से 2 तो कट नहीं होगा, तो हम 100 को कट करेंगे। कट करते हैं जरा कितना आएगा, तो यहाँ हमारे पास 20 आएगा कट करके, 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, साथ में परसेंट लगा दीजिएगा, तो बचा क्या ऊपर में ये 2 बचेगा और 20, फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 20 को, 20% को, फाइनली कितना आएगा 40% इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो 40% हमारा राइट आंसर है, आंसर नंबर बी इज अ 40%। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस अकॉर्डिंग दिया गया है। ओके चलिए रीड करते हैं, इसको भी साइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है एट विच प्राइस ऑफ डिस्काउंट विल डिस्काउंट बी काउंटेड एट विच प्राइस कैन बी डिस्काउंट बी कैलकुलेटेड। ओके फ्रेंड्स,
हमें कहा गया है कि जो हमारा प्राइस है, प्राइस ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा किस बेस पर कैलकुलेट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर डिनोट करता है। देखिए ना, डिस्काउंट बी कैलकुलेटेड ऑलवेज सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, अगर हमने कोई सामान, जैसे मान लेते हैं ये एक स्टेपलर है, हमने सोचा है कि स्टेपलर को हम 100 रुपये का बेचेंगे और इसको हमने 90 रुपये का बेचा, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 10 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट किससे काउंट हुआ, सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट काउंट होता है कि हमने उसको फाइनली बेचा कितने का है। तो याद रखिए डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज सेलिंग प्राइस, तो बी इज अ राइट आंसर। देखिए जरा, बी इज अ राइट आंसर, वेच मूल्य पर ये काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, रीड करते हैं। विच टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ए का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। हमें कहा गया है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल ए का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, ये किस टाइप का पॉलीगन है, सॉरी किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो याद रखिए इसमें कितनी टर्म बन रही है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर इज ट्राइनोमियल। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये रहा सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आपको सिंगल टर्म दी हो तो वो हमारा मोनोमियल होता है, 2 रकमें दी हो तो बाइनोमियल, 3 रकमें दी हो तो ट्राइनोमियल। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा मोनोमियल में 1 डिजिट, बाइनोमियल में 2 डिजिट्स और ट्राइनोमियल में 3 डिजिट्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म दे रखी थी, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है, तो सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है हाउ मैनी एजेस आर देयर इन द क्यूब, कि हमारे पास क्यूब में कितने एजेस होते हैं। तो याद रखिए क्यूब में कुल मिलाकर 12 एजेस होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं 12 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 12, डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए फाइंड होता है। तो याद रखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, साइड का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, दोबारा रीड करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एल बी एच, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें देखिए हमारा ये फॉर्मूला कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, साइड का क्यूब या साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार साइड लिखा हो तो भी वो फार्मूला काउंट होता है, या साइड का क्यूब लिखा हो, तो ये कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो डी हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ दीज, इसमें ये ऑप्शन नहीं देखने को मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 एंड 4 की पावर 0। हमें कहा गया है 3 की पावर 0 दिया हुआ है और 4 की पावर 0 दिया हुआ है और साथ में इंटू करने बोला गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, याद रखिए किसी भी टर्म की पावर, हम n काउंट करते हैं कोई रकम और उसकी पावर 0 लिखा हुआ है तो आंसर 1 आता है। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग हमें 3 की पावर 0 लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा 1, 4 की पावर 0 लिखा हुआ है तो भी आंसर क्या आएगा 1। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू में 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा 1। तो फाइनली 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में देखते हैं 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 4yz एंड 14z। ओके फ्रेंड्स, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, जो टर्म दी हुई थी 4yz ऐसे लिख लिया है और 14z लिख लिया है। फैक्टर बनाना है, कॉमन फैक्टर चाहिए, तो हमने लिखा फैक्टर ऑफ 4yz का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड। हमने 4 को क्या लिखा, 4 का एलसीएम करोगे तो उसको हम 2 इंटू 2 में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, वाई वैसे के वैसे लिख दिया, जेड भी वैसे के वैसे लिख दिया है, और यहाँ लिखा है 14z और 14 का एलसीएम करोगे, एलसीएम मतलब ऐसे 14 का एलसीएम करोगे तो आएगा, तो आपके पास बनेगा ये 2 इंटू 7। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 7 और साथ में जेड। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए पहले सबसे पहले जो जेड दिख रहा है आपको वो जेड लिख लीजिए, और क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 ले लीजिए। तो देखिए इनमें से एक डिजिट यहाँ आएगा, जेड में से भी एक डिजिट, तो 2z हमारा कॉमन है, इकट्ठा करके लिखेंगे 2z।
तो फाइनली कॉमन फैक्टर क्या है इसका 2z। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। 2z हमारा कॉमन है। आप वैसे भी नॉर्मली निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ये सॉल्व करना, आप वैसे भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अलग बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस पर हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी अ यूज फॉर रिप्रेजेंट द गिवन टेबल। हमें कहा गया ये टेबल दे रखा है, इसमें बताया गया है अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन लीटर और प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज़। हमें कहा गया 10 लीटर हम पेट्रोल खरीद रहे हैं तो कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है 500। 15 लीटर खरीद रहे हैं तो कितना है 750 रुपीज़। और यहाँ पर कितना है 20 लीटर खरीद रहे हैं तो 1000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो ये किस तरह का ग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, क्या ये पिक्टोग्राफ है, देखिए आधा लिखा हुआ है स्पेलिंग पिक्टोग्राफ, यहाँ पर पाई चार्ट, लीनियर ग्राफ और यहाँ पर हिस्टोग्राफ। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए इसका सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। अगर ये देखिए जरा, ये हमारा एक्स एक्सिस काउंट होगा, ये हमारा वाई एक्सिस काउंट होगा। यहाँ पर मैंने पेट्रोल को लीटर में लिखा हुआ है इन लीटर, और यहाँ पर रुपीस में लिख लीजिए इन रुपीस। ओके फ्रेंड्स, इन रुपीस में है ये। चलिए मैं सीधा कर लेता हूँ इन रुपीस। अब हम देखिए जरा इन पॉइंट को ड्रॉ करेंगे 10 और 500। 10 कहाँ, ये रहा, और 500 कहाँ है, ये रहा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे फिर क्या करेंगे 15 के बाद कितना है 750। ओके फ्रेंड, 15 पे जाएंगे तो कितना है 750, तो 750 यहाँ आएगा एकदम बिल्कुल में। फिर अगला क्या है 200 पे, 20 पे 200 1000 है। ओके फ्रेंड्स, 1000, ये रहा 1000। फाइनली जब इसको ज्वाइंट करोगे ऐसे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता हुआ जाएगा। ये हमारा लाइन ग्राफ काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, क्या कौन सा ग्राफ का काउंट होता है, लाइन ग्राफ। तो आंसर क्या लिखेंगे, सी इज अ लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा लीनियर ग्राफ है, तो सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। पाई चार्ट या सॉरी हिप्टोग्राफ में क्या होता है, फिगर दी होती है, चित्रग्राफ जिसे बोलते हैं, और पाई चार्ट में गोला बनाना होता है। हिस्टोग्राफ में ये बिल्डिंगें बनती हैं, और जो लीनियर ग्राफ होता है उसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस अकॉर्डिंग हम पेट्रोल की काउंटिंग करते रहेंगे, उसी अकॉर्डिंग प्राइस हमारा बढ़ता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा कुल मिला के सी इज़ अ राइट आंसर, लीनियर ग्राफ इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है n डिवाइडेड बाय 5। हमें n को 5 से डिवाइड करना है, गिव अ रिमेनिंग 2। हमें कहा गया है कि अगर हम n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमेनिंग या इट मीन्स रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है। तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर n, तो n का यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या लिखा, n को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आना चाहिए, और हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो याद रखिए n अगर हमारा नंबर 5 होगा तो क्या आएगा आंसर, डिवाइड करके हमारे पास 1 आएगा, क्वोशंट हमारा 1 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 6 रखेंगे जैसे देखिए जरा, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम 7 रखते हैं और 5 बाहर रखते हैं तो देखिए डिवाइड करिए कितना आएगा, देखिए 5 अंदर 5, तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो वही हमें कहा गया है रिमाइंडर हमारा 2 आना चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, n हमें कितना रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा। तो देखते हैं 7 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में 2 और 5 लिखा हुआ है, 2 और 6 लिखा हुआ है, और ये रहा सी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है 2 7। ओके फ्रेंड्स, अगर हम 7 रखेंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। ओके फ्रेंड्स, डी में हमारे पास 1 और 6 बोला गया है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। अगर हम 7 रखेंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स आएंगे, सही गलत होंगे ये। ओके फ्रेंड्स, ये रहा ट्रू फॉल्स। ये हमारे पास कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आएंगे, तो 1 × 8 8 मार्क्स। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन कहा गया है इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें कहा गया है क्या स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो चलिए मैं स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है। ओके फ्रेंड्स, जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, उनमें डायगोनल कहाँ बनता है, ये रहा डायगोनल, ये देखिए ये डायगोनल है। ओके फ्रेंड्स, ये सेंटर से जो मीट कर रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये डायगोनल है।
तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, आंसर में आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं ट्रू वाले ऑप्शन पे टिक कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज नोन देन इट्स कंस्ट्रक्ट इज पॉसिबल। हमें कहा गया है अगर हम वन साइड ऑफ अ स्क्वायर नॉन है, अगर हम स्क्वायर की एक साइड जानते हैं तो क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्क्वायर को, क्या हम स्क्वायर बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही है जी। स्क्वायर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक साइड चाहिए, बाकी स्क्वायर के सभी एंगल 90 होते हैं, तो हम यहाँ 90 क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ 90 क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ 90 क्रिएट करेंगे, फाइनली हमारे पास स्क्वायर बन के मिल जाएगा। सिर्फ हमें साइडें पता होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर की साइडें हैं, उससे हम स्क्वायर बना सकते हैं। अगर मैंने ये 5 सेंटीमीटर रखा हुआ है तो क्या करूँगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा 5 सेंटीमीटर की, और इस वाले पॉइंट पे 90 बनाऊंगा। कितना? 90, और 5 सेंटीमीटर से नाप के कट कर लूँगा। फिर यहाँ पर 90 बनाऊँगा, फिर 5 सेंटीमीटर काउंट करूँगा, फिर यहाँ 90 बनाऊँगा, फिर 5 सेंटीमीटर काउंट करूँगा। तो सारा 5 सेंटीमीटर काउंट करते करते हम क्या करेंगे, स्क्वायर बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ एक साइड की जरूरत है, बाकी सबको पता है कि स्क्वायर के सभी एंगल 90 होते हैं। तो क्या होता है देखिए रहा, इट मीन्स ये ट्रू एक स्टेटमेंट कही जा रही है, तो इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज नॉन, अगर हम एक साइड जानते हैं स्क्वायर की तो क्या हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या हम स्क्वायर बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही है जी, हम स्क्वायर बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है, बोला गया है द हिस्टोग्राफ इज ऑलवेज नोन एज द बार ग्राफ। हमें कहा गया है क्या हम हिस्टोग्राफ को बार ग्राफ काउंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है जी, यस, हिस्टोग्राफ नोन एज बार ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, हिस्टोग्राफ हमारा बार ग्राफ जैसा ही वर्क करता है, तो इसका आंसर भी आप ट्रू लिखेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ x इज द पोइनोमियल 7x² माइनस x प्लस 5 इज 1। हमें कहा गया है अगर हमारे पास कोई पोइनोमियल दिया हुआ है, देखिए 7x² माइनस x प्लस 5 दिया गया है, और बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है? तो देखिए इसमें x कहाँ में दिख रहा है, ये रहा x दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा है, तो हम यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर 1 काउंट होता है, तो 1 के साथ माइनस भी काउंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे इसको। और हमें कहा गया है क्या हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है 7x² माइनस x प्लस 5 में x का कोफिशिएंट 1 है? तो बिल्कुल नहीं जी, हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये -1 लिख देता है यहाँ पर तो हम इसको ट्रू लिखते हैं, पर उन्होंने क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 हमारा फॉल्स आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें हमें कहा गया है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 1 यूनिट द टोटल सरफेस एरिया विल बी 1। हमें कहा गया है कि अगर हम एक क्यूब बनाएं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो फॉर्मूला देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², मतलब जो मेरा 1 है वो मेरा एक कंसीडर होगा, वो मेरी साइड है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर 1 a की जगह पे 1 भर दूंगा, उसका स्क्वायर करूँगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा। उन्होंने कहा है कि क्या अगर हमारे पास क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया भी 1 आएगा? तो बिल्कुल गलत है जी, वो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट कही जा रही है, इसलिए आंसर इसका फॉल्स है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर आप फॉल्स पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। हमें कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, एक कंट्री की पॉपुलेशन है, द एरिया ऑफ लैंड जो जमीन का एरिया है, पर पर्सन जो है, पर पर्सन के लिए जो एरिया काउंट है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली प्रपोर्शन। क्या ये एग्जाम्पल डायरेक्टली प्रपोर्शन के लिए काउंट हो रहा है? तो याद रखिए, देखिए, तो ये जो हमारा जो कंडीशन है ये हमारी एक फॉल्स कंडीशन है,
क्योंकि जो मैं एरिया ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, द लैंड ऑफ लेंथ एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली प्रपोर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्या है ये डायरेक्टली प्रपोर्शन नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रपोर्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, एरिया ऑफ पॉपुलेशन मतलब कई बार क्या होता है, छोटे से कम एरिया में भी बहुत सारी जनसंख्या रहती है। जैसे हम गोवा काउंट करते हैं, गोवा बहुत छोटा सा राज्य है पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी एक कमरे में या फिर एक राज्य में 100 बंदे हो या 1000 बंदे हो या लाख बंदे हो, उससे ज़्यादा जनसंख्या रह सकती है। तो वो हमारा क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं होता है। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फॉल्स कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा फॉल्स, हम टिक करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, 3, 5, 7, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हमें कहा गया है 3576 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम क्या करेंगे, 3, 5, 7, 6 को हम 3, 5, 7, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे। याद रखिए, जो टर्म हमारी मल्टीपल होती है वो हमारी डिविजिबल भी काउंट होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर 3576 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हम इसको कहेंगे यस इट इज़ अ मल्टीपल टर्म। तो अगर हम इसको, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया है पूरा परफेक्टली डिवाइड हो गया है, 894 हमारा डिवाइड करके आ गया है। तो इट मीन्स मैं इस वाली टर्म को 3576 को अगर हम मल्टीपल फॉर्म में दिखाना चाहें तो ये लिखेंगे 9894 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके फ्रेंड्स, इसको हम मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स ये जो हमारी टर्म है 3576 4 का मल्टीपल है। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है द गिवन टेबल दैट द वैल्यू ऑफ एप्पल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें कहा गया है द गिवन टेबल, एक हमें टेबल दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एप्पल इन केजी और प्राइस ऑफ एप्पल इन रुपीज़। हमें एप्पल केजी में दिखाया गया है, 2 केजी खरीद रहे हैं तो पैसे हम 120 रुपीज़ दे रहे हैं, 4 केजी खरीद रहे हैं तो 240 रुपीज़, 6 केजी खरीद रहे हैं तो 360 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं, एप्पल की कॉस्ट है। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है गिवन टेबल, क्या ये टेबल जो दिया गया है द वैल्यू ऑफ एप्पल, जो एप्पल की वैल्यू है इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जो चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं वो किसी और पर डिपेंड कर रही है तो वो हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल होता है। अगर हम एप्पल की कॉस्ट या एप्पल की जो क्वांटिटी है अगर हम कम खरीदेंगे तो पैसे कम देंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा देंगे, तो वो पैसे हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्पल की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो एप्पल क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, एप्पल की जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीदोगे उतने पैसे भरने पड़ेंगे, तो एप्पल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट केस क्या होता है, जिसमें फ्री होते हैं वो टर्म, अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे देंगे, तो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर ही बिहेव करती है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदो तो ज़्यादा पैसे दोगे, तो ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट केस होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करें डिपेंडेंट की, जैसे कि अगर हम कहें कि कोई सामान हम कम रुपए का खरीद रहे हैं, अगर ये पेंसिल 2 रुपये में बिकने लग जाए तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है इसकी केस। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई प्राइस अमाउंट पे या कोई सामान पे डिपेंड करता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अमाउंट एप्पल पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास कुल मिला के 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी 1 1 मार्क्स के हैं। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें याद रखिए, इसमें पेपर में हो सकता है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन देखने को ना मिले, पर यहाँ पर हमें
ऑप्शन देखने को मिल रही है, तो फाइनली हमारे पेपर में भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी, जिससे कि फिलिंग द ब्लैंक्स करना और आसान हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज डैश 360, 180, 90 या 60। तो ये तो सभी को पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री। कैसे रेक्टेंगल जैसे बनाएंगे, अब हम इसको ऐसे बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये भी एंगल 90 होता है, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी 90। तो रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे 90। तो याद रखिए आपने टिक नहीं करना है, आंसर को फिल भी करना है, याद रखिएगा फिल भी करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप इसको टिक करके बस चले आए, नहीं, आंसर भी आपने लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन नंबर, यहां पर दिया हुआ है इसका, द पाई चार्ट गिवन शो दी परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन दी स्कूल। हमें ये एक फिगर बना के दे रखी है, ये थोड़ी आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, इसके लिए ये फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर रही है। 50% हमें बॉयज़ कहा गया है और 50% गर्ल्स कहा गया है। चलिए आइए क्वेश्चन और पढ़ते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज़ 500, स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी डैश। हमें कहा गया है, सबसे पहले तो ये ग्राफ में बनाया गया है कि जो लड़कों की संख्या है वो 50% है और लड़कियों की संख्या 50% है, और टोटल क्या है, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 500 है। ओके फ्रेंड्स, 500 का आधा हमारे पास बॉयज़ हैं और 500 का आधा हमारे पास गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हुई, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कितनी आएगी, 250। 250 इज अ राइट आंसर। चलिए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 250, ऑप्शन को भी टिक कर लीजिएगा 250। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है a इंटू ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर 3 ए की पावर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये थोड़ा हमें यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्या पता आपको। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए की पावर 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स क्यूब, ए की पावर 4 लिखा हुआ है। इनको कहा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो याद रखिए अगर हमारे पास किसी भी टर्म के बेस सेम होता है तो हम पावरें ऐड करते हैं। यहाँ देखिए कुछ पावर नहीं है तो हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। 1 में 2 ऐड करो कितना आएगा 3, 3 में 3 ऐड करो कितना आएगा 6, 6 में 4 ऐड करो कितना आएगा 10। तो हम क्या लिखेंगे a की पावर 10 इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा हमारा, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे a की पावर 10, ऐसा आपने लिख के आना है पेपर में। चलिए आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर पेपर इज 7.5 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ पेपर विल बी डैश। हमें कहा गया है एक स्क्वायर पेपर है, ये हमने एक स्क्वायर पेपर बना लिया है जिसकी सभी साइडें स्क्वायर की होती है बराबर। तो हमने हर साइड में क्या लिखा है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है अगर स्क्वायर की एक लेंथ हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। याद रखिए स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सबको जोड़ दीजिए 7.5 7.5 7.5 7.5, 4 बार जोड़ लीजिए या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 30 सेंटीमीटर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये रहा 30 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ऐसे भी करते हैं 7.5 7.5 ऐड कीजिए कितना आएगा 7.5 7.5 15 हो जाएगा और 15 15 30। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए रीड करते हैं। हमें कहा गया इफ अ प्राइस ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ 5 मीटर क्लोथ, हमें कहा गया है कोई एक क्लोथ है जिसकी 5 मीटर की जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ है। ओके फ्रेंड, स्पेशल टाइप्स ऑफ 5 मीटर क्लोथ 250 रुपये का हमें वो मिल रहा है, 5 मीटर 250 रुपीज़ का है। देन द प्राइस ऑफ 2 मीटर क्लोथ विल बी डैश। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे कि 5 मीटर की कॉस्ट कितनी है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ कितनी है 250 रुपीज़। 5 मीटर की क्लॉथ थी, हमें क्या चाहिए था, हमें 2 मीटर चाहिए था। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 मीटर निकालेंगे। याद रखिए हमेशा आपने 1 क्वांटिटी पहले निकालनी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो हम क्या करेंगे 250 को 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50 रुपीज़। हमारा 1 मीटर की कीमत कितनी आएगी 50 रुपीज़।
अब 2 मीटर कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 आ जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली 100 इज द राइट आंसर। तो 100 का लिखा हुआ ये रहा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो हम 100 लिख देंगे, 100 मीटर, सॉरी 100 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, 100 रुपीज़ हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 5 मीटर की कॉस्ट 250 रुपये है, 1 मीटर की निकालिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली 2 मीटर का आपका कॉस्ट निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, इफ़ द वेरिएबल एक्स एंड वाई इन डायरेक्टली प्रपोर्शन, हमें कहा गया एक्स और वाई डायरेक्टली प्रपोर्शन है, फिल इन दी ब्लैंक्स ऑफ द बिलो। हमें कहा गया, ये देखिए एक टेबल दिया हुआ है, एक्स यहाँ लिखा हुआ है, नीचे वाई लिखा हुआ है, दो टर्म दे रखी है, 12 अपॉन में यहाँ लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है 48, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही हमें चाहिए। हमने क्या किया, इस बॉक्स को यहाँ ड्रॉ कर लिया है, एक्स में यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, वाई में यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा था तो इसको हमने ए लिखकर राउंड बना लिया। ओके फ्रेंड्स, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या कहा हुआ है, ये जो केस है वो हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट प्रपोर्शन जब होता है तो हम आप इन केसेस को आप ऐसे लिखेंगे, 12 अपॉन में 48 और 6 अपॉन में इसको आप ए मान लीजिए, तो हम लिखेंगे 6 अपॉन ए। हम वैसे x मान सकते थे पर हम x नहीं मानेंगे क्योंकि हमें x यहाँ दिया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैं अनदर वेरिएबल मान लिया a। डायरेक्ट प्रपोर्शन जब भी आए तो आपने इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो हम 12 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू ए, और 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 6 इंटू 48 या 48 इंटू 6, बात एक ही है। फिर यहाँ से 12 आप नीचे ले आकर डिवाइड कर देंगे, तो हमने लिखा 6 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 से इसको कट कर लीजिए, कितना आएगा 4, ऊपर बचा 6 और ये 4 बचा, तो फाइनली हम क्या करेंगे 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा 24। तो फाइनली ये जो बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 24 इज आर राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसका हमें ये रहा ऑप्शन 24 इज अ राइट आंसर, आप ऑप्शन में लिखेंगे 24। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब भी वो बोले आपने ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3 इज डैश। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन लिख लिया 2 की पावर -3 और आंसर बोला गया है क्या आएगा। तो याद रखिए पावर, देखिए किसी भी टर्म की पावर, ए की पावर, अगर हम आपको -b दिया हुआ है या c दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, चलिए मैं c कंसिडर, चलो a की पावर -b दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसके नीचे सबसे पहले 1 लगा लेंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे, कैसे 1 अपॉन a लिख लेंगे और पावर पॉजिटिव कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया 2 के नीचे 1 लगाया और इसको उल्टा कर लिया, तो 1/2 लिखकर पावर हमने देखिए यहाँ पर प्लस कर लिया है, पावर हमने प्लस कर लिया। पावर आप ऐसे ही प्लस करेंगे, नोमीटर को डिनोमीटर में कन्वर्ट करके ये पावर प्लस होती है। मैं रिपीट करता हूँ कैसे किया मैंने, a की पावर -b लिखा हुआ था तो सबसे पहले मैंने a के नीचे 1 लगाया, 1 लगाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी, हम किसी भी टर्म के नीचे 1 लगा सकते हैं। उसके बाद उसको उल्टा कर लेंगे, 1 ऊपर और a नीचे लिखकर पावर प्लस की कर लेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग हमने 2/1 था, उसको टर्न करके 1/2 लिखा, पावर 3 लिखा दिया। किसी टर्म की पावर 3 है, इट मीन्स 1/2 हमारा 2 बार खुले, देखिए जरा 1/2 की पावर 3 है, 1/2 1/2 1/2 तीनों बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/8। तो फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे हम 1/8 लिखेंगे, यहाँ पर 1/8 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन देते हैं, यहाँ पर हमें दिया भी हुआ है, ये रहा लास्ट में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, 1/8 लिखिए आप आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द नंबर ऑफ हुज यूनिट डिजिट इज 5 ऑलवेज मल्टीपल ऑफ द नंबर। हमें कहा गया है अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे कोई भी नंबर थिंक कर लीजिए, 25 लिखा हुआ है या फिर 35 लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है या 555 लिखा हुआ है, जिसका एंडिंग टर्म आपका 5 मिल रहा है, तो क्या वो हमारा 5 का मल्टीपल है। तो बिल्कुल सही है जी, जिसके टर्म के पीछे 5 लिखा होगा वो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई और नंबर भी थिंक कर लीजिए, जैसे हम देखिए ये लिखते हैं 105 लिखते हैं तो भी ये 5 से डिविजिबल है। अब 1005 लिख लीजिए तब भी वो लास्ट में लिखा हुआ है, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म बनेगी जिसके भी यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट 5 होगा तो 5 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ अपने आंसर में फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो आंसर यहाँ लिखेंगे 5। ओके फ्रेंड्स, 5 हम राउंड बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स,
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 5 लिखा हो तो वो 5 का मल्टीपल या 5 का डिविजिबल काउंट होता है। याद रखिए, जो भी टर्म मल्टीपल कही जा रही है वो ऑल्सो डिविजिबल भी कही जाती है। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हमने पूरा ये सैम्पल पेपर पार्ट नंबर ए सॉल्व कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर सी, उसके बाद पार्ट नंबर डी, इसी तरह ये बारी बारी सभी वीडियो आएंगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और फाइनल एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करूँगा इस तरह के और भी सैम्पल पेपर मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। ये मेरा ही चैनल नहीं, ये आपका चैनल भी बन चुका है, तो ये अपने चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हम और भी सैम्पल पर लाते रहेंगे। Keep supporting us, please like, share on my YouTube channel. Okay friends, keep supporting us, please like, share on our YouTube channel. Thank you.